हाय एवरीवन, मेरा नाम है राजन चोपड़ा और आज एक न्यू टॉपिक के साथ तुम्हारे सामने हूं, गॉस लॉ। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये वाले जो चैप्टर इसमें सारा मेरा रोल है। अगर तुमने एक भी वीडियो मिस कर दी तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए सिंगल वीडियो भी मिस मत कर देना। आज हम गॉस लॉ के बारे में बात करेंगे, इन डेप्थ उसकी नॉलेज लेंगे कि गॉस लॉ होता क्या है, कैसे अप्लाई करना है, सिमेट्री क्या होती है, जेई एडवांस के लेवल कैसे बनते हैं और जेई मेंस में तो ये टॉपिक आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर बिल्कुल एडवांस तक तुम्हें ले जाने की कोशिश करूंगा गॉस लॉ के बारे में। आई विल ट्राई कि ऐसा तुमने बुक में नहीं सीखा होगा और बुक से इजी बनाने का मैं ट्राई करूंगा सबके सामने। बात समझ में आ गई? चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। गॉस लॉ पर स्टार्टिंग में आने से पहले ना, जैसे मैंने लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी उसको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट, इफ समवन हैज नॉट वॉच्ड लास्ट वीडियो उसको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। मैंने वहां पे एरिया वेक्टर बताया, फ्लक्स बताया क्या होता है। अगर उसको अगर वो नहीं देखता उस वीडियो को तो उसके लिए दिक्कत होने वाली है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने ना तुम्हें एक क्वेश्चन कराया था सिंपल सा कि अगर एक क्यूब है उसके अगर बाहर कोई चार्ज है क्यू, तो उस चार्ज की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 0। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बताया, जितना इसकी वजह से एंटर करेगा उतनी इसकी वजह से एग्जिट कर जाएगा। और फ्लक्स की डेफिनेशन बताई थी E डॉट डे या E डॉट ए। क्या बताई थी? E डॉट ए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो E A परपेंडिकुलर, ये भी लिख सकते हो अगर मैग्नीट्यूड लिखना है, या फिर लिख सकते हो E A cos थीटा। सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम तीसरे वाला E A cos थीटा। ये चीजें मैंने बताई हुई है पहले, पिछली वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन की थी। भैया यहां तक क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में मैं आज तुम्हें एक चीज कराता हूं, देखो ध्यान से। अगर एक स्फीयर है, क्या है, एक स्फीयर, यहां पे एक चार्ज है Q, इसकी वजह से यहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ध्यान से देखना। एक फील्ड लाइन गई, एंटर की इसके अंदर, तो यहां से ये बाहर निकल गई। क्या हुआ? एक फील्ड लाइन अंदर गई, वहीं से बाहर आ गई। ये तो बात अभी देखने वाली होगी। अगर मैं यहां पे सेंटर बनाऊं और सेंटर से एक नॉर्मल बना दूं, क्या बना दूं, एक नॉर्मल बना दूं यहां से, ये मैंने नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल हमेशा कहां से पास करता है? सेंटर से पास करता है। अगर मैं ये नॉर्मल बना दूं फॉर एग्जांपल, अब ठीक बना थोड़ा सा, मान लो यार ये नॉर्मल है, तो एक ये नॉर्मल बन गया, एक ये नॉर्मल बन गया। सेंटर से पास करता है नॉर्मल, जिसको नहीं पता तो ध्यान से सुन लो। नॉर्मल ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर। बात याद रखना मेरी, रात को 2 बजे भी ये बात याद होनी चाहिए तुम्हें जो मैंने अभी बता दी। नॉर्मल कहां से पास होगा सर्कल का? सेंटर से पास होगा। कहां से? सेंटर से। अब ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, लेस देन 90। और ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है, ग्रेटर देन 90। बात समझ में आ गई भैया? ये लेस देन 90 है, ग्रेटर देन 90। एक बात हमें यहां से बिल्कुल क्लिक कर गई माइंड पे कि यहां पे लेस देन 90, यहां पे ग्रेटर देन 90, मतलब एक टोटल मिला के कुछ ऐसे हो जाएगा। नेचर ने कुछ ऐसी फंक्शनिंग किया है कि नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। इसका छोटा है 180 से, बड़ा है, ये कुछ ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हो जाता है 0। अब तुम्हें मैं मेन बात बताता हूं जिससे क्वेश्चन होंगे, जेई एडवांस कहां पे घुमाएगा तुम्हें, वो तुम्हें कहेगा कि ये एक स्फीयर है, यहां पे एक चार्ज है, क्या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज इज 0? नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ ही रही है ना। नेट फ्लक्स 0 है, ये बिल्कुल सही है। नेट फ्लक्स 0 है, ये बिल्कुल सही बात है। नेट फ्लक्स 0 है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज इज नॉट 0। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ ही रही है। तो मैं तुम्हें आज फॉर्मूला लिखवाने वाला हूं। पहले छोटा सा एक प्रूफ करा देता हूं। छोटा सा प्रूफ है, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं, इतना ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा सा, ध्यान से सीख लो। अब वो प्रूफ भी क्या है कि अगर मैं एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो वो कैसे निकालूं। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो मैं कैसे निकालूंगा, देखो कैसे निकालूं, ध्यान से देखना। फाई टी, अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालना चाहूं, मान लो यहां पे एक सपोज कर लेते हैं, ऐसे सपोज कर लो कि सेंटर में एक चार्ज है क्यू। क्या है? एक चार्ज है सेंटर में क्यू। इसको थोड़ा अच्छे से साफ कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। एक सेंटर में चार्ज पड़ा हुआ क्यू, उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? मान लो ये बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है। अब इसकी वजह से मुझे देखना है कि टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे बाहर निकल रहा है, इस सरफेस से। ये जो मैंने खुद से ड्रॉ कर दिया ना एक स्फीयर सा, उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है, बताओ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, देख लेते हैं। ये नेट कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा E डॉट डी। E डॉट डी फिलहाल के लिए यार मैं मान के चल रहा हूं कि जो भी मेरे पास E आएगा वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये है कांस्टेंट। बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी।
सो यहां से टोटल एरिया कितना आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद, ये बन जाएगा ई डी ए। ये क्या है, एक स्फीयर ही तो ड्रॉ करा है। अगर मैं बीच में एक चार्ज रख दूं, ऐसे सपोज करो कि ये जो मेरे मार्कर की कैप है, इसको मैं बीच में रख दूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालेगा। क्या ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में निकालेगा? क्या ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में निकालेगा, या इधर या इधर या इधर? ये हर तरफ निकालेगा। मैंने 2D डायग्राम बनाया है, एक्चुअल में 3D होता है। बीच में अगर मैंने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया ना, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, इधर भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है भाई। तो मतलब ये तो स्फीयर हुआ, और स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4πr²। क्या होता है? 4πr²। अगर इसकी मैं रेडियस r मान लू तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है भाई, आगे करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्या होती है? के क्यू, जो बीच में है क्यू, ठीक है, बाय पाई 4π बाय r², के क्यू बाय r² इंटू 4π दिस स्क्वायर, 4π²। अब हम क्या करेंगे, के की वैल्यू सिंपल इंसर्ट कर दो, ये आ जाएगी q बाय 4π एप्सिलॉन नॉट r² पाई r², और ये 4 दिया, 4π से 4π कट जाएगा, r² से r², बचेगा q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। बात समझ आ गई? तो टोटल फ्लक्स कितना है हमारे पास? q बाय एप्सिलॉन। एक मिनट, यहां मेरा दिमाग खनका, मतलब यहां मेरे को लगा यार ये तो पॉइंट चार्ज था। अब मैं ऐसे सोच लो, अगर मेरे पास बहुत सारे चार्जेस ऐसे बहुत सारे चार्जेस, अगर अजीब सी शेप बना रहे, ऐसे शेप बना रहे, ऐसे बहुत सारी शेप बना रहे, ऐसे अजीब सी शेप बना रहे, ध्यान से सोचो, अगर मैं बहुत बड़ा एक स्फीयर ले लूं, इसमें तो रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहे। ये जो फ्लक्स था ये तो रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? जितना चार्ज है। इसको कोई लेना देना नहीं है कि ये स्फीयर कितना बड़ा है, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तुम स्फीयर इतना सा ले लो, चाहे हमारी अर्थ जितना बड़ा ले लो, ये चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि आर पे डिपेंड नहीं कर रहा। यहां मेरा दिमाग सनका, यार ये तो आर पे डिपेंड नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, ये जो अजीब सी डिस्ट्रीब्यूशन लिया ना, ये जो अजीब सी डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, इस अजीब सी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम एक स्फीयर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक स्फीयर ले लेते हैं। मान लो इतना बड़ा स्फीयर ले लो, बहुत बड़ा स्फीयर है, इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा स्फीयर है मान लो, तो तुम्हें ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा लगेगा? बहुत बड़ा स्फीयर, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत छोटा है, तो तुम्हें ये इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा लगेगा। ऐसे सोच के देख लो, अगर तुम एक चींटी को देखते हो छोटी सी, और तुम इतने बड़े हो, अगर तुम चींटी को देख रहे हो, तुम्हें तो एक पॉइंट ही लगेगा ना यार। क्या एक्चुअल में वो पॉइंट होती है? वो तो ऐसे होती है, जितने भी उसके पार्ट होते हैं वो तो ऐसे होते हैं, वो तो पॉइंट नहीं होते, लेकिन हमें पॉइंट लगती है, हमें पॉइंट, क्योंकि हमारे कंपैरिजन में वो बहुत छोटी है। ऐसे ही यहां पे भी होएगा, ऐसे ही यहां पे भी होएगा। अगर ये मैं अजीब सी डिस्ट्रीब्यूशन ले लूं, मेरे को टोटल चार्ज पता लग गया इस पर कितना है, क्यू है, टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, तो हमें यह पता लग जाएगा यहां से कि इस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। तुम इस स्फीयर को और बड़ा कर दो, हमें कोई लेना देना नहीं है कि इसकी शेप कैसी होगी, इसकी रेडियस कितनी होगी, तुम जितना मर्जी बड़ा कर दो, क्योंकि रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। यहां मेरा दिमाग सनका, तो मैंने इसको जनरलाइज करने का ट्राई किया, और मैंने जनरलाइज किया। देखो कैसे जनरलाइज कैसे किया, ध्यान से देखना जरा, बहुत इजी सा, कुछ नहीं है ज्यादा। अब सपोज करते हैं इसको जनरलाइज करने के लिए ना, एक मैंने चार्ज ये ले लिया, दो चार्ज ले लिए, एक ये रहा Q1, एक ये रहा Q2, और कोई भी अजीब सी शेप ले ली, कोई भी अजीब सी शेप, जरूरी थोड़ी स्फीयर। अब ध्यान से देखो, यहां पे ले लिया Q3, यहां पे ले लिया, यहां ले लेते हैं Q4। तुम मुझे बताओ फ्लक्स ड्यू टू 1 कितना होगा? E1 डॉट dA। बात समझ आ गई? E1 डॉट dA, कुछ भी रैंडम शेप बना दी मैंने, 2 की वजह से E2 dA, 3 की वजह से 0। क्यों भाई 0? क्यों 0? क्योंकि मैंने अभी तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई भी चार्ज बाहर हो एक रीजन से, तो उसकी वजह से नेट फ्लक्स कितना आता है? 0। ऐसी 5-4 की वजह से भी क्या हो जाएगा? 0। यहां पे हमें एक चीज पता लग गई कि अगर मैं नेट फ्लक्स निकालूं तो क्या क्या आएगा। ध्यान से देखना, यहां पे गलती कर सकते हो, यहां लिख लेना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जेई एडवांस के लिए, जेई एडवांस की चीज, एडवांस यहां लिख लेना जो आप बताने वाले। नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। क्यों भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर की? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी 0 है यार, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। बात समझ में आई? ये जो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यहां फॉर्मूला लिखता हूं ना, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था तुम्हें, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड का फॉर्मूला लिखता हूं, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। नेट फ्लक्स 0 हो सकता है यार,
क्या पता किसी की इधर एंटर कर रही हो और क्या पता किसी की इधर एंटर कर रही हो, तो दोनों एक दूसरे मतलब यहां से एंटर कर रही हो, यहां से एग्जिट, वो अलग बात है कि कैंसिल हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सबकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस। अभी मैं तुम्हें एक जेईई एडवांस का ऐसा क्वेश्चन करा दूंगा, तुम तो देख के हिल जाओगे, तुम कहोगे ये तो हमने सोची नहीं थी चीज। जिसने टॉपिक पहले पढ़ा हुआ ना उसने सोची भी नहीं होगी वो चीज। अभी बताऊंगा, देखना यहां पे गलती करते हैं। ये रहा जेईई एडवांस का कॉन्सेप्ट, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सारी आती है, इज इक्वल टू में क्यू, कौन से चार्ज आएंगे तुम खुद बताओ, Q1 Q2, सिर्फ Q1 Q2, सिर्फ यही दो चार्ज आएंगे और कुछ नहीं आएगा। ये अंदर वाले चार्ज कंसीडर करते हैं। हमें पता लग गया, हमें पता लग गया। कैसे पता लगा चाहिए, छोड़, ये नहीं हमें पता, मैं निकाल के दिखाता हूं। इसका भी छोटा सा प्रूफ है, कुछ भी नहीं है, जरा सा प्रूफ है। प्रूफ आ जाएगा तो मजा आ जाएगा एक चीज में, बात समझ आई। देखो ये बन जाएगा E1 डॉट DA प्लस E2 डॉट DA, E3 डॉट DA, E4 डॉट DA। E3 E4 वाले कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि फ्लक्स क्या है उनके लिए, जीरो है। E3 E4 वाले जीरो हो जाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। यही तो बताया मैंने, Q1 प्लस Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकते हैं, Q एनक्लोज्ड, मतलब एनक्लोज्ड का मतलब Q इन, अंदर कितना चार्ज है इस रीजन के, दैट्स इट। हमें यहां से अब मेरा दिमाग चलना स्टार्ट हुआ, यार ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है। मतलब ये तो रेडियस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, और जितनी भी तुम चार्जेस ले आओ इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी काउंट होगी। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, यहीं पे जेईई एडवांस खेलता है, क्योंकि बच्चों के बेसिक नहीं क्लियर हो पाते। मैं नहीं ऐसा करने वाला तुम्हारे साथ, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करने वाला। मैं एक चीज तुम्हें बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस होती है, ऑल द अदर चार्जेस। जितने भी चार्ज प्रेजेंट है सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट होगी। वो अलग बात है कि फ्लक्स सबका जीरो हो जाएगा। यहां पे फंसा देगा तुम्हें जेईई एडवांस, ठीक है, बात समझ में, मजा आया। अब आ जाओ गॉस लॉ में। गॉस लॉ में क्या कहता है, गॉस लॉ सिंपल यही कहता है जो अभी मैंने लिखा, जो अभी मैंने लिखा वही स्टेटमेंट गॉस लॉ किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ स्मॉल एरिया इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल स्मॉल ऑल द एरियाज, छोटे छोटे पार्ट लेके उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इज ऑलवेज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड या Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। लेकिन गॉस लॉ वर्क कब करती है, गॉस लॉ सिर्फ तभी वर्क करेगा व्हेन देयर इज सम सिमेट्री। कब काम करेगा, व्हेन देयर इज सम सिमेट्री। अभी बताऊंगा, दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं, उसको लिखना है यहाँ पे। इसके साथ एक और लाइन लिखो। एक ना बुक है, उसका नाम है ग्रिफिथ, तुम्हारे लिए नहीं है बुक, जाके देखना भी मत, उसकी कोई जरूरत नहीं हमें, HC वर्मा अपने लिए काफी है। उस बुक में ना बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, उसमें लिखा है कि गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड। क्या है, ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड, बट नॉट ऑलवेज यूजफुल, नॉट ऑलवेज यूजफुल। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह दिया उन्होंने बड़ा सोच विचार के कहा, क्योंकि गॉस लॉ तभी यूज होगा जब सिमेट्री होगी। अगर सिमेट्री नहीं है गॉस लॉ वैलिड तो होगा लेकिन काम का नहीं होगा यार, कैलकुलेशन बढ़ा देगा, फिर हमें कुछ और देखना होगा। कुछ और की जगह क्या देखेंगे, वही अपना पुराना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो Q बाय आर स्क्वायर, याद है Q बाय आर स्क्वायर, उसी पे जाएंगे, उसी से मदद मांगेंगे। बात समझ आई, मजा आया। चलो ये होता है गॉस लॉ। अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली स्टेटमेंट बताता तो मजा नहीं आता है ना। अब तुम्हें गॉस लॉ पता लग गया क्या होता है, फील आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की कंसीडर करनी है, कहां की कंसीडर नहीं करनी। इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी कंसीडर करते हैं। कई सारे टीचर्स ये गलत नहीं कहूंगा किसी को भी, वो थोड़ा सा मिस कर देते हैं ये बताना, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए हानिकारक चीज है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब आते हैं थोड़े से एग्जांपल्स पे, ठीक है। एग्जांपल मैं अच्छे प्रिपेयर करके लाऊं, एक भी क्वेश्चन में तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। थोड़े से क्वेश्चन है, उसका आंसर दो। इफ नेट फ्लक्स इज जीरो थ्रू द क्लोज्ड सरफेस which implies electric field is zero। net flux अगर जीरो है which implies electric field is equal to zero in a closed surface, in closed surface। so मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी पहली वीडियो में से, पिछली वीडियो में, कि क्लोज सरफेस क्या होते हैं और ओपन सरफेस क्या होते हैं। गॉस लॉ वर्क करेगा हमेशा क्लोज्ड सरफेस में। किसमें वर्क करेगा, क्लोज सरफेस में, क्योंकि जब तुमने इसका प्रूफ देखा तो उस प्रूफ के साथ मैंने एक चीज भी बताई थी कि हम हमेशा सरफेस कैसा ले रहे थे, क्लोज, कैसा भी अजीब सा ले रहे थे लेकिन क्लोज सरफेस ले रहे थे, ठीक है। तो हमें समझ आ गई।
फाई नेट जीरो होगा, क्या उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? ये है फॉल्स स्टेटमेंट। कैसी है? फॉल्स स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लो। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये दे रखी है, इफ क्यू इन इज इक्वल टू जीरो विच इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है, अगर अंदर सारे चार्ज जीरो है, एक स्फीयर लिया उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या उसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है? ये भी कैसी है? फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या पता बाहर तो चार्ज हो सकता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ना। बाहर जो चार्ज पड़ा होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट फ्लक्स जीरो होगा, वो अलग बात है। बात समझ आ गई? नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनो, फ्लक्स इज जीरो इफ नेट फ्लक्स इज जीरो, नेट फ्लक्स जो है जीरो है, विच इंप्लाइज क्यू इन इज जीरो। क्या ये सही है? अगर नेट फ्लक्स जीरो है, क्या क्यू इन जीरो होगा? सोचो सोचो सोचो। हमने सोचा नेट फ्लक्स की तो हमने डेफिनेशन ही यार यही बताई है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये जीरो हो गया तो इसको भी जीरो होना पड़ेगा। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इफ क्यू इन इज इक्वल टू जीरो, फाइनाइट जीरो, क्यू इन जीरो, फाइनाइट जीरो। ये भी बिल्कुल सही है यार, इसका उल्टा ही तो दिया हुआ है। अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो फ्लक्स जीरो होगा। हाँ, वैसे भी हमें समझ आती है, बाहर जितने भी चार्जेस होंगे उनकी वजह से नेट फ्लक्स नहीं आता, अंदर की वजह से आता। अगर अंदर भी चार्ज नहीं है तो फ्लक्स नहीं आएगा, फ्लक्स नहीं आएगा। लास्ट स्टेटमेंट सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो एवरीवेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। विच इंप्लाइज नेट फ्लक्स इज जीरो। क्या ये ट्रू है? अब यहां पे हमारा इसका काम खत्म हो चुका है, यही स्टेटमेंट मैं लिख के लाया था तुम्हारे लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है हर जगह पे, क्या नेट फ्लक्स जीरो है? ये भी बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट। क्यों? ई डॉट डी, ई जीरो हो गया तो नेट फ्लक्स जीरो। बात समझ आ गई? बात हमें समझ आ गई? ठीक है भाई, यहां तक समझ आ गई। आगे सुनो, आगे और अच्छा थोड़ा बताता हूं तुम्हें, और आगे लेके चलते हैं तुम्हें। चलो अब तुम्हें मैं अच्छे क्वेश्चन कराता हूं बोझ लो के। एक चीज बताओ, अगर यहां पे किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स किसके इक्वल होता है? Q by epsilon नॉट, वेयर Q इज दी Q इनसाइड। क्या होता है? Q इनसाइड। इस चीज को ध्यान रखना। अब आ जाओ यहां पे, अगर एक मेरे पास रिंग है, उस रिंग के यहां पे एक चार्ज रखा हुआ Q, तो बताओ इससे कितना फ्लक्स पास करेगा? तो बताओ इससे कितना फ्लक्स पास करेगा? हमने ध्यान से देखा, हमारा दिमाग खनका। क्या हुआ? हमने देखा कि भैया ये तो क्लोज्ड शेप ही नहीं है। क्या ये तो क्लोज्ड शेप ही नहीं है? क्या किया फिर हमने? अगर ये क्लोज्ड शेप ही नहीं है तो पहले हमने इसको क्लोज बनाया, हमने इमेजिनरी खुद ही बना लिया। मान लो ऐसे क्लोज बना लिया, मान लो हमने ऐसे क्लोज बना लिया। अगर ये क्लोज होती तो कितना आता है? ई डॉट डी। ई डॉट डी कितना आता है इसमें से? ई डॉट डी आता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो ई डॉट डी रहने दो अभी के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ो, मैं तुमसे फ्लक्स पूछता हूं कितना है? कितना आता है इसकी वजह से? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, अगर पूरी होती तो है कितनी? हाफ। तो इसके लिए क्या करेंगे? क्यू नेट क्या आ जाएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर ये कब आता? अगर पूरी होती। ये कब आया? जब हाफ है। अगर मैं तुम्हें ये क्वेश्चन ना देके ये क्वेश्चन देता, फिर अगर ये क्वेश्चन देता, फिर इतना पार्ट है इसके अंदर, सिर्फ रेड कलर से इसको बना देता हूं ताकि तुम्हें नजर भी आ जाए। ठीक है, इतना पार्ट है, सिर्फ 1/4 पार्ट है। तो क्या होगा यहां पे? क्या हो जाएगा? टोटल के लिए कितनी होती? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कितना पार्ट है? एक 1/4 पार्ट है, तो यहां क्या आ जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई हमें? ये तो बड़ी मजा आया, ये तो करने में कुछ भी नहीं था क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन करके तुम्हें मजा आया तो एक काम करो, मेरे को ये वाला क्वेश्चन भी करके दिखाओ कि अगर एक स्क्वायर प्लेट है, उस स्क्वायर प्लेट से a/2 डिस्टेंस पे, कितने पे? a/2 डिस्टेंस पे, यहां पे a/2 डिस्टेंस पे, इसकी साइड a है, ये स्क्वायर ऑफ साइड है, लिख लेना। यहां पे एक चार्ज पड़ा, तो बताओ इस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? इस बार तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, या अभी फ्लक्स ही बता लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के झमेले में बाद में पड़ता है। फ्लक्स बताओ कितना होगा इसकी वजह से। बस हमें एक चीज पता है कि अगर ये क्यूब होता, मतलब ये भी मेरे पास ए आ गया, ये भी ए आ गया, ये भी ए आ गया, यहां से भी इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन करोगे तो क्यूब बना सकते हो, है ना? क्यूब बना सकते हो। ये इसके बिल्कुल बीच में डाल दो, यहां पे डाल दो इस पॉइंट को। ये a/2 तो ये भी a/2। बात समझ में आ रही है? फील आ रही है? अगर ये एक क्यूब होता, अगर एक क्लोज्ड सरफेस होता, तब तो इसका नेट फ्लक्स आता क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट।
लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं है। कितने फेसिस है इसके? इसके टोटल 6 फेसिस होते हैं, लेकिन मैंने कितना दिया? सिर्फ एक। तो क्या करेंगे, एक के लिए कितना आ जाएगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। कितना आ जाएगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये रहा आंसर। गॉस लॉ इजी है, बहुत इजी है। अभी देखो, करते जाओ आगे आगे। गॉस लॉ इजी है ना? ये वाला क्वेश्चन बताओ इसी बात पे। एक क्यूब है, उसके यहां पे चार्ज रखे एक कॉर्नर पे। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फ्लक्स। अब बताओ फ्लक्स कितना है इसके अंदर, बताओ। हमने सोचा क्या सोचा? अगर मैं एक बड़ा सा क्यूब बनाऊं, अगर तुम ध्यान से सोच के देखो यार, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इसके जैसे 4 और क्यूब लेके आ जाओ तुम अपने पास, 4 और क्यूब लेके आ जाओ। कैसे? एक क्यूब इसके यहां पे जोड़ दो, चिपका दो इसके साथ, एक इधर जोड़ दो, एक ऊपर जोड़ दो, अभी भी तुम्हें खाली स्पेस दिखेगा, एक उसके बीच में फिट करना पड़ेगा। मैं तुम्हें दिखाता हूं, विजुअलाइज कराता हूं, ऐसे कुछ बोलने नहीं वाला मैं। देखो बना के दिखाता हूं तुम्हें। आई होप कि बस थोड़ी ड्राइंग अच्छी और बन जाए मुझसे। ठीक है, ट्राई करते हैं। ओके, थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी है मेरी, तो बन चुका है। ध्यान से देखो, एक क्यूब इसके ऊपर फिट करो, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, चलो ठीक है। यहां पे मान लो एक मेरे पास है, इसके इधर को लगाएंगे, एक इधर को लगाएंगे, एक ऊपर लगाएंगे और एक बीच में घुसेड़ना पड़ेगा। 4 क्यूब टोटल आ गए। 4 क्यूब है, 4 क्यूब। तो टोटल साइड कितनी है? एक की साइड होती है 6, तो 4 क्यूब की कितनी साइड हो जाएंगी? 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? टोटल साइड्स हो जाएगी 24 साइड्स। तो मैं तुमसे सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूं कि इस साइड के लिए बता दो, इस साइड से कितना फ्लक्स जाएगा। तो तुम क्या कहोगे? टोटल के लिए होते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन मुझे क्लोज्ड शेप बनानी है। कैसे बनानी है? क्लोज का मतलब कि जो चार्ज है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए। चार्ज कहां आ जाए? बिल्कुल सेंटर में आ जाए। चार्ज को इसमें भी सेंटर में लेके आया, इसको भी सेंटर, इसमें भी सेंटर में लेके आया, यहां भी सेंटर में लेके आना। एक क्यूब ऊपर से जोड़ा, एक क्यूब नीचे से, एक क्यूब यहां से और एक क्यूब बीच में घुसेड़ना पड़ेगा। फिर इससे निकाल सकते हैं एक फेस से कितना आएगा। फिर एक फेस से हमारा आएगा फाई नेट इज इक्वल टू क्यू बाय 24 एप्सिलॉन। 24 एप्सिलॉन क्यों भाई? ये इसलिए आया क्योंकि टोटल फेसेस कितने हैं? 24। 4 क्यूब में 24। अगर मैं तुमसे ये पूछता कि एक क्यूब से कितना पास करेगा, एक क्यूब से, तो तुम मुझे कहते क्यू बाय 4 एप्सिलॉन। 4 क्यूब लगेंगे ना इसमें, तो एक से कितना निकलेगा? बात समझ में आई? दिमाग में घुसी बात? चलो फिर आगे करते हैं, आगे करें फिर। चलो एक और क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन थोड़ा मैं प्रिपेयर करके लाऊं, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है इसमें भी कुछ खास नहीं, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना और हो जाएगा तुमसे। देखो ध्यान से देखो, इसने कहा हुआ कि एक यहां पे कोई भी एक साइड है, ठीक है। उसमें यहां पे a/2 पे बिल्कुल बीच में यहां पे एक चार्ज पड़ा हुआ है। a/2 पे एक चार्ज पड़ा हुआ है और ये इसके साथ एंगल कितना बना रहा है? मैक्सिमम एंगल 30 डिग्री। कितना बना रहा है? 30। तो बताओ इसमें से फाइनाइट कितना होगा? अब सोचो इसे यार, मैं बता रहा हूं फिर। 0 क्यों लिख रहा हूं मैं? 0 नहीं आएगी, ठीक है। कहीं सोचो कि यही आंसर है, नहीं। एक चीज मैं बता दूं, गॉस लॉ वर्क करता है सिमेट्री के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इट इज अ टफ क्वेश्चन। एग्जाम में आ जाए तो तुम तो इसको देखते ही कहोगे ये कैसे होगा? भैया ने तो सिमेट्री भैया या सर जो भी बोलते भैया बोल देना, ये उन्होंने तो सिमेट्री सिखाई थी, इसमें तो कोई सिमेट्री नहीं दिख रही, क्या करें भैया? सोचो। अब मैंने सोचा, तो यहां पे ध्यान से देखोगे तो इस डायग्राम में अगर मैं तुम्हें बना के दिखाऊं, तो इस डायग्राम को अगर मैं कंप्लीट करना चाहूं तो ये 30, तो ये भी 30, क्योंकि a/2 टोटल 60 का मैंने सोचा 60 इंटू 6 कितना होता है? 60 इंटू 6 कितना होता है? 360। यार ये तो गोल घूम सकता है, मेरा दिमाग खनका, मैंने कहा है तो गोल घूम सकता है। एक मैंने यहां पे लगाया, यहां पे चार्ज, ठीक है। एक मैंने यहां लगाया, एक मैंने यहां पे लगाई ए साइड, एक मैंने यहां पे लगाई ए साइड, एक मैंने यहां पे लगाई ए साइड। थोड़ा ठीक बन रहा? हाँ, एक यहां पे लगाई, एक यहां पे लगाई। क्यों ये लगाई? 6 लगाई। 1 2 3 4 5 6। एक के साथ एंगल कितना बना रही है? एक के साथ एंगल कितना बना रही है? 60 डिग्री। तो 6 के साथ कितना बनाएगी? 360। ये अगर बताओ कितना है? 60 है, सॉरी ये कितना है? 30 है। कितना है? 30 डिग्री है, और ये पूरा ए दे रखा, तो फाइनाइट बता दो।
फाइनाइट बता दो, फिर फाइनाइट बता देंगे। अब ध्यान से सुनो, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं आया। अगर मैं पूरे में से देखूं, पूरे में से, पूरे के सेंटर में, तो फाई कितना आता, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये तो हमें दे ही नहीं रखा था, हमें तो ये क्वेश्चन दे रखा था, तो इससे फाइनाइट कितना आएगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्लोज शेप लानी है ना मेरे को। अब हमें यहां से एक चीज समझ आ रही है, टोटल हमें 360 एंगल देखना, बन रहा है कि नहीं बन रहा, बस दैट्स इट, दैट्स आवर वर्क। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, तुम बनाओ 360 एंगल कब बनेगा, 360 कब बनेगा, ऐसे लिख लो, 360 कब बनेगा, ये लिख लो, लिखो 360 कब बनेगा। तो अब लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज है यहां पे रखा हमने, इसके अराउंड एक कुछ भी एक सरफेस बना लिया। इस सरफेस को, जो इमेजिनरी सरफेस में इतने सारे बना रहा हूं ना, कभी मैंने पेंटागन बना लिया, कभी मैंने क्यूब बना लिया, कभी कुछ बना लिया, कभी सर्कल बना लिया, ये जो मैंने स्फीयर कंसीडर किया है, इन सरफेस को, ये जो इमेजिनरी सरफेस होते हैं, इसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। इसे हम इमेजिनरी सरफेस नहीं कहते, इन सिमेट्रिकल सरफेसिस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। लिखो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो इसमें इन्वर्टेड कोमास में रखना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस, इसको क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। हमें समझ आ गया ये क्या है, एक स्फीयर है। मान लो हमने एक गॉसियन सरफेस कितना बड़ा लिया, आर। अब यहां से चार्ज से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, वो सारी क्या होंगी, इसके लिए, इस पर्टिकुलर के लिए क्या होगी, कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर शेप, या फॉर दिस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस। बात समझ आ गई। अब क्या करें, E डॉट dA इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकल रही है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर भी कहां होगा, इसके परपेंडिकुलर ही होगा, एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही, वो भी इधर ही है, दोनों में एंगल कितना है, 0। तो मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, E A, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है और इनमें एंगल भी 0 है, तो ये लिख दिया मैंने, E A इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ कि इसकी एरिया क्या होगा स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना आ जाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। अरे यार, ये तो वही फॉर्मूला है जो हम कूलम्स लॉ में यूज करते थे। तो हमने गॉस लॉ से क्या प्रूव कर दिया, कूलम्स लॉ प्रूव कर दिया। गॉस लॉ से क्या प्रूव कर दिया, कूलम्स लॉ प्रूव कर दिया। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था अगर ये वेरिएबल होता तो, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह लिख देता लैम्डा लैम्डा dx डिवाइडेड बाय, ये लैम्डा dr लिखो ना, इसको लैम्डा dr आर स्क्वायर, दैट्स ये होता है जनरल फॉर्मूला कूलम्स लॉ का। ये तो मैं तुम्हें 50 बार बता चुका हूं, मैं तो बहुत बार बता दिया। ध्यान रखना इस फॉर्मूला का, ध्यान रखना, तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बाकी का करना। यहां तक क्लियर हो गया, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर, हद से ज्यादा इजी, हद से ज्यादा इजी। ध्यान से सुनो, ये वायर है, ये वायर है यार, क्या कंसीडर करूं मेरे को कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कवर हो जाए। मतलब ये मेरे पास एक मार्कर है, इसको इनफाइनाइट की जगह भी फाइनाइट वायर मान लो। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, बाहर को इधर से भी बाहर निकलेगी, डाइवर्ज होगी, हर डायरेक्शन में बाहर निकल रही होगी, ऊपर जाऊंगा तब भी बाहर निकल रही है, हर तरफ बाहर निकल रही है। मुझे एक चीज समझ आ गई कि भैया इसमें कुछ ना कुछ झमेला तो होगा, बाहर को निकल रही है। तो यहां पे मैंने क्या किया, इसके लिए स्फीयर ड्रॉ करना सही रहेगा क्या, नहीं, इस बार स्फीयर ड्रॉ करना सही नहीं रहेगा। इस बार क्या ड्रॉ करना सही रहेगा, इस बार ना सिलेंडर ड्रॉ करना मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगा। क्या सही रहेगा, सिलेंडर ड्रॉ करना इसलिए ज्यादा सही रहेगा, जिसकी रेडियस कितनी है, आर, रेडियस कितनी है, आर, और इसकी लेंथ कितनी है, एल। कितनी है लेंथ, एल। बात समझ आई। चलो अब आ जाओ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब ये इनफाइनाइट वायर है, हमने तो छोटा सा सिलेंडर लिया बस, इसे कहेंगे इसका गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होगा इस बार, सिलेंडर। तो तुम जो कन्वीनियंट लगे तुम्हें जिस टाइम पे वो ले सकते हो। वैसे हमारे पास 3 ही टाइप के होते हैं यार, एक हमारे पास होता है स्फीयर, एक होता है सिलेंडर,
और एक होती है इनफाइनाइट शीट या पिल बॉक्स। अभी मैं बताऊंगा पिल बॉक्स क्या होता है, ठीक है, थोड़ी देर में। पिल बॉक्स मैं बताऊंगा ये चीज क्या होती है। ये तीन होते हैं हमारे पास। एक तो हम सिलेंडर ले सकते हैं, एक स्फीयर और एक पिल बॉक्स। अभी बताऊंगा पिल बॉक्स एक सिंपल सा डिब्बा होता है यार, कुछ भी नहीं, क्यूब टाइप। यहां तक बात क्लियर। अब कैसे करें? E डॉट डी ए, हमें फॉर्मूला तो एक ही पता है गॉस लॉ का, E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मान लो इस जो लाइन है इस पे कितनी है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। हमें समझ आ गया। अब ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड तीन पार्ट से बाहर आनी चाहिए। एक तो इसमें दो है फ्लैट सरफेस, मतलब ये वाले ऊपर नीचे का ढक्कन, जो ऊपर एक ढक्कन है इसका और एक नीचे है, दो फ्लैट सरफेस, और एक है कर्व्ड पाथ। क्या है? कर्व्ड पाथ। फ्लैट से देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, फ्लैट के सरफेस पे एरिया वेक्टर यहां पे है। भैया ये जिसने गलती कर दी ना एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसने मतलब लास्ट की वीडियो देख के प्रैक्टिस नहीं किया तो देखी ही नहीं। लास्ट की वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, एरिया वेक्टर ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये जीरो। फ्लक्स इससे कितना होगा? जीरो। इसके लिए दोनों के लिए जीरो, नीचे भी ऐसे ही होगा, एरिया इधर इलेक्ट्रिक इधर, 90 डिग्री एंगल। लास्ट में बताया हुआ, लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया होगा। कर्व्ड, कर्व्ड से देखो ये तो गोल घूम रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, एरिया वेक्टर भी बाहर, एंगल जीरो, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहां आ जाएगा ई ए। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकल रही है? सिलेंडर से निकल रही है। इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? क्यू की जगह लैम्डा इनटू कितने के लिए निकाल रहे हैं? इतने, इतनी लेंथ के लिए निकाल रहे हैं फिलहाल के लिए हम। कितनी लैम्डा? इतनी लैम्डा, एल, एल के लिए निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बात समझे? इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, एक बार बताना मुझे, याद दिलाना, याद नहीं आ रहा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के? 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू में लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो कि एक जादू, एक मैजिक देखोगे, एल से एल कैंसिल हो गया। क्यों मैजिक है ये? मैजिक इसलिए है कि ये लेंथ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, कितनी भी बड़ी लेंथ हो, चाहे तुम इनफाइनाइट लेंथ ले लो, फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहेगा। मजा आ रहा करके, है ना? तो ये कितनी भी लेंथ के लिए वैलिड है, तो ये आ जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। थोड़ा अच्छा बना लेते हैं इसको, के डिफाइन कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमें पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? 2k लैम्डा बाय एप्सिलॉन, 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर। दैट्स इट। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ है। समझ आ गई? मजा आया करके? तो यहां तक अगर तुम्हें मजा आया तो मैं एक और चीज बताता हूं, अगर तुम इसका ग्राफ बनाना चाहो तो कैसा बनेगा वो भी मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है? अभी अभी बताऊंगा तुम्हें मैं ग्राफ। ये तो बाहर हो गया ना। अब एक अगर, चलो मैं ग्राफ तुम्हें भी बताता हूं, पहले उससे पहले अगर एक सिलिंड्रिकल वायर हो, उसके लिए अंदर कितना होता है वो देखते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी जगह, वायर की जगह एक सिलेंडर ले लेता, देखो सिलेंडर को तुम बहुत दूर से देखोगे, सिलेंडर को तो एक वायर ही तो मतलब पतली सी वायर तो लगेगी। ध्यान से सोचो, जो हमारी बिजली की तार होती है, अगर हम उसको दूर से देख रहे हैं, हमें तो एक पतली सी तार दिख रही, क्या पतली सी तार है? नहीं, वो सिलेंडर है यार। ध्यान से देखो, उसको कट करके उसके बीच में मटेरियल भरा होता है। तो हम अगर सिलेंडर ले लें, एक बहुत बड़ा सिलेंडर ले लें, एक मार्कर चेंज कर लेते हैं। अगर एक बहुत बड़ा हम सिलेंडर को ले लें, ये हमने सिलेंडर को ले लिया, ये मैंने बना लिया सिलेंडर। अगर इसका अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कितनी? इसके अंदर, पहले मैंने बाहर निकाल लिया, वो वायर थी ना, अभी वायर के बाहर निकाल लिया, मैं अंदर एक छोटा सा सिलेंडर कंसीडर कर लो इस बात पे। अगर तुम्हें निकालनी है तो अंदर से कंसीडर कर लो एक। तो हमें बात समझ आई, हमने इसकी रेडियस ले ली r, इसकी लेंथ ले ली l। क्या ले लिया? l। इस बार मुझे बताओ, इस सिलेंडर का अगर मैं टॉप देखूं, इस सिलेंडर का टॉप, तो उसके अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्यों? इस मटेरियल के अंदर भी भरा हुआ सामान, मसाला इसके अंदर भी है। इस बार अंदर है तो मतलब हमें क्या लेना चाहिए? सिग्मा लूं, लैम्डा लूं या रो लूं? हमें लेना चाहिए रो, क्योंकि सिलेंडर 3 डायमेंशनल चीज है, इसके अंदर भी मसाला भरा हुआ हमने, ठीक है, इसलिए मैंने रो लिया। तो क्या फॉर्मूला होगा अगेन? E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, मुझे समझ आ गया। सो यहां से ध्यान से सुनो, E डॉट ए क्या आ जाएगा? E डॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट मान के चल रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी। यहां पे क्या आ जाएगा? डी ए एरिया इज इक्वल टू में रो, क्योंकि चार्ज को क्या कंसीडर करके चल रहा हूं? रो इनटू वॉल्यूम। ये चीजें मैं पहले सिखा चुका इलेक्ट्रोस्टैटिक वन में। रो इनटू में वॉल्यूम ऑफ दिस कंप्लीट सिलेंडर विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। डीए क्या आ जाएगा? डीए आ जाएगा 2
2 पाई एल और आर का डिफरेंशिएशन कहां से कहां तक, जीरो से कैपिटल आर तक, जीरो से कैपिटल आर तक, बात समझ में, डी आर, सॉरी डी आर, ठीक है, ये तो छोटा सा लिया ना मैंने पार्ट, तो इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा कैपिटल आर ही आ जाएगा, इतना ज्यादा झमेला करने की जरूरत नहीं है। पूरे का एरिया कितना होता है 2 पाई आर विच इज इक्वल टू दिस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, आर से आर कैंसिल हो गया, दिस से दिस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, पाई से पाई कैंसिल, 2 नीचे, तो रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, तो आर आ गया, मतलब ये तो कांस्टेंट आ गया। अंदर क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट होती है, क्यों, आर है तो है, लेकिन आर तो कांस्टेंट है, रेडियस इज कांस्टेंट, पिछले वाले में स्मॉल आर आ रहा था, मतलब जितनी जितनी दूर 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 जाता रहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती रहेगी, कम होती रहेगी। हमें एक चीज समझ आ गई। सो आज का एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, इनफाइनाइट शीट। क्या करेंगे, इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट शीट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है यार, इसको भी ध्यान से कर लेंगे। वैसे बोर्ड में ज्यादा आता है तो इसलिए मैं एक बार करा रहा हूं, इसका इतना ज्यादा यूज हमारे पास नहीं होगा जेईई एडवांस के बच्चों के लिए, बट स्टिल एक बार जान लेंगे तो कभी ना कभी तो घुसेड़ ही देंगे बीच में। अगर यहां पे मैं इसको कंसीडर करना चाहूं तो यहां पे मैंने इसके लिए भी सिलेंडर बना लिया, इतना सा सिलेंडर बना लिया, और पीछे भी ऐसे ही मैंने एक सिलेंडर बना लिया। ये सिलेंडर क्या है, इनफाइनाइट सिलेंडर, आगे भी पीछे भी। मान लो इसके ऊपर चार्ज कुछ ऐसे दिया हुआ है, इसके ऊपर चार्ज पड़ा हो, बताओ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, क्या है ये, इनफाइनाइट शीट है। अब ध्यान से सुनो, क्या फॉर्मूला होता है, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू में, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू में क्यू बाय एप्सिलॉन, क्यू बाय एप्सिलॉन। इस पे कौन सी डेंसिटी होगी, लीनियर, सिग्मा या फिर रो, इसके ऊपर होगी सिग्मा, क्यों, क्योंकि सरफेस के ऊपर है, किस पे है, सरफेस, बात समझ आ गई। टोटल कितनी होगी इस पे, टोटल हमारे पास होगी सिग्मा इंटू ए, क्यों, मैं सिर्फ इस पे कंसीडर करके चल रहा हूं फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए किस पे कंसीडर कर रहा हूं, इस पे कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है भाई, बात समझ आ गई हमें। डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट, अभी तुम्हें देखना समझ आएगी एक चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले आया, और यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी। अब सुनो ध्यान से, मेन तो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है ना, ऐसे निकल रही है, इस कर्व्ड पाथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे दोबारा, एक होगा कर्व्ड और एक होगा फ्लैट। इस बार ध्यान से देखो, कर्व्ड से कितना होगा, कर्व्ड के बाहर को होगा एरिया वेक्टर, इधर को है इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो, पहले बता चुका हूं सारे, 90 डिग्री एंगल है तो जीरो, तो फ्लैट के लिए कर्व्ड के लिए कितना हो जाएगा जीरो, और फ्लैट के लिए एक इधर जाएगा, एरिया वेक्टर यहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां है, तो ई ए कितना आ जाएगा, ई ए, इसके लिए आ जाएगा ई ए, इधर की साइड थोड़ी, इधर भी, तो इधर कितना आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा ए ए यहां भी सेम है, तो प्लस ई ए कितना आ जाएगा, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज आवर आंसर। इसको यहां पे एन कैप भी लगा सकते हो, अगर तुम्हें डायरेक्शन दिखाने तो मैं अलग से दिखाता हूं, ई वेक्टर इज इक्वल टू में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप दिखाने का मतलब है कि वो आउटवर्ड नॉर्मल को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, आउटवर्ड नॉर्मल को शो कर रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आउटवर्ड नॉर्मल का, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये शो करके दिखा रहा है ये एन कैप कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बाहर की साइड होगी, जो कि ऑब्वियस भी लग रहा है देखने से। फीलाई करने में क्वेश्चंस ये होता है, गॉस लॉ ऐसे कराते हैं, इसकी इंटीग्रेशन ये होता है जेईई एडवांस की प्रिपरेशन के पहला स्टेप, बात समझ आई। अगली वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि थोड़े और क्वेश्चन लेके आऊं, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम टॉपिक प्रिपेयर करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास कंडक्टर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, गॉस लॉ में इतने, गॉस लॉ की बाकी प्रैक्टिस रह गई है। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास कंडक्टर हो जाएंगे, और मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है कंडक्टर। एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि मजा आ जाएगा तुम्हें, एक ऐसी कहानी है मेरे पास जो सुनानी जरूरी है बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरल वैल्यूज निकल के आएंगी बहुत सारी, कहानी सुनना तुम कंडक्टर्स की, मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो वो कहानी सुनेंगे कल, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी स्टार्टिंग में। तब तक गॉस लॉ के क्वेश्चंस लगाते रहो, ट्राई करते रहो, एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा, गारंटी दे रहा हूं। तो बस इसका ध्यान रखना, छोटी छोटी सी चीजें भी ध्यान रखना। एक एडवांस क्वेश्चन आते ही कराऊंगा मैं कल गॉस लॉ का, ठीक है, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि ई डॉट डीए में एक एडवांस का क्वेश्चन कराऊंगा कि ई डॉट डीए में ये जो ई होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑल चार्जेस होता है। इसका मैं कल तुम्हें बताऊंगा जेईई एडवांस का। ये जेईई मेंस के लिए इनफ है, जितना आज करा दी जेईई मेंस के लिए इनफ है। कल आते ही जेईई एडवांस का क्वेश्चन करूंगा, उस सिंगल क्वेश्चन को अगर तुमने कर लिया ना, एक क्वेश्चन को, एक स्टेप ऊपर हो जाओगे जेईई मेंस से एडवांस की तरफ। बात समझ आ गई? फील आई थोड़ी सी आज, फील आई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रिपरेशन अच्छी रखो, क्वेश्चन करते रहो, एचसी वर्मा के उड़ा दो जितने क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, बी क्यूरियस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।